हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एमसीक्यू। सही सुना आपने, आप सभी के लिए एमसीक्यू। क्लास 11th की चैप्टर वाइज एमसीक्यू आती रहेंगी अब इस चैनल के ऊपर। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नहीं तो आप एमसीक्यू आपके हाथों से छूट सकती है। एमसीक्यू बहुत बड़ा अमाउंट रखता है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए आप एमसीक्यू वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज हम चैप्टर की बात करने वाले हैं, वो चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उन चैप्टर की हम एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, एमसीक्यू अटेम्प्ट करने से पहले आप अपना बेसिक ज़रूर तैयार कर लें। इसका साफ मतलब है कि आपको सबसे पहले अपनी बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की सारी कंसेप्ट क्लियर करनी होगी, तभी आप एमसीक्यू वीडियो के ऊपर आ सकते हो। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ए लाइफ। ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप सभी को पता होगा कि ये डेफिनेशन दी है अल्फ्रेड मार्शल ने। क्लियर है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, ये कौन सी डेफिनेशन है, तो आप सबको पता है कि ये डेफिनेशन है वेलफेयर डेफिनेशन। तो यहाँ से हमारा एक एमसीक्यू और कवर हो गया कि अगर आपसे पूछा जाता कि इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ए लाइफ इज विच टाइप ऑफ डेफिनेशन, और यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन लिस्ट दिए गए होते, तो आपका आंसर होता वेलफेयर डेफिनेशन। यहाँ से आप बात याद रखिएगा कि ये डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी और ये डेफिनेशन वेलफेयर डेफिनेशन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। इन the branch of economics theory that deal with the problem allocation of resources, मतलब कि रिसोर्सेज को बांटना। कौन सा इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है कि रिसोर्सेज को कैसे बांटा जाए? तो यहाँ पे देखो, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, आपको एमसीक्यू देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम सभी को पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हमें सिखाता है कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए। क्लियर है? मैक्रो इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है। ए स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट, ध्यान से सुनिएगा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट में इंक्रीज हुई है, उससे फ़र्क क्या पड़ा हमारे ऊपर, विल इफेक्ट द नेचुरल एम्प्लॉयमेंट रेट इज द एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? तो हम बोलेंगे ये एग्जाम्पल किसका है, मैक्रो का, डिस्क्रिप्टिव का, माइक्रो का या नॉर्मेटिव का। देखो, यहाँ पे बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को लेके। तो मैं आपसे एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि ये एग्जाम्पल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ही ऐसी चीज़ है जो डील करती है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के साथ और नेशनल इनकम के साथ। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ आपकी डीलिंग हो रही है, आपको उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट देखना है। तो ये साफ मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो इसका जो आपका आंसर है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? इसकी अगर हम बात करें, इफ़ ए पॉइंट फॉल इनसाइड द पीपीसी कर्व, मतलब अगर आप पीपीसी कर्व बनाते हो, उसके अंदर एक पॉइंट आपको मिल रही है, तो आप सबको मैंने बताया है कि अगर आप पीपीसी कर्व पे हो तो उस पॉइंट को बोलते हैं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन वो तो क्वेश्चन नहीं है हमारा। अगर मैं बोलता है कि पॉइंट जो आपकी है पीपीसी से ऊपर है, तो उसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल पॉइंट। क्लियर है? लेकिन अगर वो पॉइंट आपके पीपीसी से नीचे या अंदर की ओर है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। तो आप यहाँ देख सकते हो, रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड। ये आपका आंसर है, पॉइंट नंबर बी। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें कि इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डू कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर मेक देयर चॉइस बेस्ड ऑन देयर मार्केट फोर्सेज ऑफ ए डिमांड एंड सप्लाई। आपने यहाँ वर्ड ध्यान दिया, वर्ड क्या लिखा हुआ है, मार्केट फोर्सेज। आप सभी को पता है कि मार्केट फोर्स के ऊपर कौन सी वाली इकोनॉमी डिपेंड होती है। क्या वो कंट्रोल इकोनॉमी है, क्या वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्या वो फ्री इकोनॉमी है?
तो हम सबको पता है कि फ्री इकोनॉमी में हम डिपेंड करते हैं मार्केट फोर्सेस के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है फ्री इकोनॉमी। तो मैंने आपसे कहा था कि फ्री इकोनॉमी के 2-3 नाम हैं। वो 2-3 नेम क्या हैं? एक पहला नेम हो गया मार्केट इकोनॉमी और दूसरा है कैपिटल इकोनॉमी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कैपिटल है ना फ्री है, लेकिन आपको मार्केट इकोनॉमी दे दी गई है, ये उसी का सिनोनिम्स है। क्लियर है? तो आपका आंसर है मार्केट इकोनॉमी। आगे बात करते हैं अंडर ए फ्री इकोनॉमी। अब देखो यहाँ पे आपको जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है फ्री इकोनॉमी, जबकि फ्री इकोनॉमी किसे कहते हैं? हमने ऊपर ही पढ़ा कि फ्री इकोनॉमी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है मार्केट इकोनॉमी को। तो आपको दूसरे नेम के साथ कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपका तो कंसेप्ट क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्री इकोनॉमी क्या है। फ्री इकोनॉमी हम मार्केट इकोनॉमी को ही बोलते हैं। तो बोल रहा है कि अंडर ए फ्री इकोनॉमी प्राइस कैसे तय करते हैं? तो बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है 5 का। 5 में बताया गया कि मार्केट फोर्सेस पे कौन डिपेंड करता है, और यहाँ बोल रहा है कि फ्री इकोनॉमी में क्या होती है, प्राइस कैसे निकलती है। बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस क्या है? मार्केट फोर्सेस प्राइस निकालने का मैकेनिज्म है। मतलब 5th वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्राइस तय की जाती है डिमांड और सप्लाई के द्वारा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा। किस इकोनॉमी में? फ्री इकोनॉमी में। नीचे कहा जा रहा है कि फ्री इकोनॉमी में प्राइस कैसे निकालते हैं? सेम आंसर कि डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। तो हम बोलेंगे डिटरमाइंड थ्रू फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो 5 और 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, बस क्वेश्चन को आंसर बना दिया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको स्कोप याद है, किसका स्कोप याद है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको स्कोप याद है, तो आप इसका आंसर दे पाओगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के 5 स्कोप हुआ करते थे। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फैक्टर प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हो कि आपके पास आपका आंसर दिया हुआ है, वो आंसर है फैक्टर प्राइसिंग। बाकी जितने भी आपको दिए गए हैं ये सब के सब कंपोनेंट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी, देखो यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब कि मार्केट इकोनॉमी मतलब कि कैपिटल इकोनॉमी। व्हेन कंज्यूमर इंक्रीज देयर परचेज ऑफ गुड्स एंड द लेवल ऑफ डैश एक्सीड डैश द प्राइस टेंड टू राइजेस। बोल रहा है कि 2 डैश में आपको कुछ चीज़ फिट करनी है और देखना है कि प्राइस राइज कब होती है। तो फिट करके देखते हैं। पहला एग्जांपल, पहला आंसर डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम बोलें कि व्हेन कंज्यूमर इंक्रीज देयर परचेज ऑफ गुड्स द लेवल ऑफ डिमांड एक्सीड्स सप्लाई देन प्राइस टेंड टू राइज, क्या ऐसा हो पा रहा है? तो चेक कर लेते हैं ऐसा हो पा रहा है कि नहीं। आप खुद सोचो, अगर आप मार्केट से उम्मीद रख रहे हो कि आप कम से कम 100 गुड्स खरीदोगे, ये क्या है? डिमांड। कि आप कितना विलिंग रखते हो, आपके पास कितनी इच्छा है खरीदने की, ये डिमांड है कि हम चाहते हैं 100 गुड्स खरीदें, लेकिन मार्केट में 90 ही गुड्स हैं। तो अब होता क्या है कि आपने क्वांटिटी सोच रखी है 100, जबकि मार्केट में क्वांटिटी है 90। तो आप कैसे इसको फुलफिल कर पाओगे? तो हमने कहा कि हम प्राइस बढ़ा देंगे। प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ाने से आपकी नोशनल इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अब जहां आप 100 सोच रहे थे, प्राइस के बढ़ने के कारण अब आपको 90 ही खरीदना होगा। क्लियर है? मतलब यहाँ साफ बात हो रही है कि प्राइस को बढ़ाना पड़ा अगर आपकी डिमांड एक्सीड कर जाती है सप्लाई को। मतलब आप ज़्यादा इच्छा रख रहे हो मार्केट से गुड्स खरीदना चाहते हो और वो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना चाहते हो, जबकि मार्केट में उतनी क्वांटिटी है ही नहीं। इससे होगा क्या? मार्केट में प्राइस बढ़ा दी जाएगी, तभी जाके हम मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई को इक्विवेलेंट या इक्विलिब्रियम पे लेके आ पाएंगे। क्लियर हुआ? इसीलिए इसका आंसर पहला ही मिल गया हमें। हमने पहला ही आंसर अपना फिट किया और हमने देखा कि यही हमारा आंसर है, क्योंकि जब डिमांड एक्सीड करेगी सप्लाई को तो ही प्राइस राइज की जाएगी। क्लियर है? मार्केट फोर्सेस को अप्लाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अंडर ए इंडक्टिव मेथड। तो मैं आपको बता दूं इंडक्टिव मेथड क्या होता है। पहले अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम स्पेसिफिक होकर सोचते हैं
और फिर सोचते सोचते उसे इन जनरल लेकर चल जाते हैं कि इन जनरल क्या होता है, लेकिन हमें सोचना स्टार्ट कैसे किया, स्पेसिफिक। वहीं पे इसका उल्टा होता है डिडक्टिव मेथड। वहाँ पे क्या होता है, हम बिल्कुल जनरल लेवल पे सोचना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उसको स्पेसिफिक की ओर लेके जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव मेथड के बारे में। मतलब क्या है कि हम स्पेसिफिक होके बात करेंगे और धीरे धीरे हो जाएंगे जनरल। तो इसका आपको आंसर साफ साफ दिख रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर बी। क्यों, पहले हम बिल्कुल स्पेसिफिक होके सोचेंगे, पार्टिकुलर होके सोचेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे हम हो जाएंगे अनस्पेसिफिक या हम बोलेंगे जनरल। तो इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू रॉबिन, मीन्स आर। अब देखो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि मीन्स हम किसे बोलते हैं, मीन्स डिनोट्स टू। हमने कई बार देखा है कि दे आर अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स। यहाँ पे लिमिटेड मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिमिटेड मीन्स रिप्रेजेंट करता है रिसोर्सेज को। लेकिन हमारे क्वेश्चन में, लेकिन हमारे आंसर में, ऑप्शंस में हमारे पास रिसोर्स नहीं है। तो रिसोर्स को हम एक नाम से और जानते हैं, वो नाम है स्केयर। इसका आंसर है स्केयर, ए। तो आपने देखा जी आपके 10 MCQ हैं बिल्कुल बेसिक चैप्टर के, जो मैंने आपको बिल्कुल ईजिली बता दिए विद एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको क्लियर हो पाएगा कि इसका क्या रिजल्ट है, जिससे आपको इसे रटना भी नहीं पड़ेगा और एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपने इसे रटा ही नहीं है, आपने इसे समझा है, जिससे आप एग्जाम में आराम से इसे लिख पाओगे, अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो जो आपकी एक वीडियो है जहाँ पे मैंने आपको MCQ दिए फर्स्ट चैप्टर के, बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो अगर आप चाहते हो कि आपको आगे भी चैप्टर्स के कई सारे MCQ मिलते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आगे हर चैप्टर के आपको MCQ मिलने वाले हैं। तो आज कितना ही है दोस्तों, मिलते हैं अलग वीडियो में जहां हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की MCQ की। तो आज कितना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।